इंसान जब भी कोई गलत कदम उठाता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत भरपूर प्रयास करता है कि अपने काम का अंजाम भी दे दे और कभी बिल्कुल न पकड़ा जाए वो। पर शायद वो भूल जाता है कि जब इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है गुजरात प्रदेश की। गुजरात का एक जिला पड़ता है भरूच, और इसी भरूच का एक थाना आता है। बात कर रहा हूं मैं 30 जून 2023 को सुबह सुबह एक व्यक्ति जब थाने में फोन करता है, पुलिस वालों से कहता है कि साहब एक व्यक्ति का डेड बॉडी नाले में पड़ा हुआ है। व्यक्ति जैसे ही लोकेशन भेजता है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचती है और उस डेड बॉडी को नाले से बाहर निकालती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 35 से 36 साल के आसपास। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो उसका डेड बॉडी को कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं मिलता है, लेकिन उसके गले पे एक हल्की सी निशान जरूर दिखाई देता है, जिसे देख करके अंदाजा लगाया जाता है कि शायद उसका हत्या गला दबा करके किया गया है। पुलिस घटनास्थल पे बहुत बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे मरने वाले की व्यक्ति का पहचान हो सके। पुलिस वहां पर मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले की व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उसका एक फोटो लेती है और उस फोटो को लेकर के जिले के तमाम थाने में भेजता है और यह खबर दिलवाता है कि अगर किसी भी थाने में इसी व्यक्ति की किसी का गुमशुदगी का रिपोर्ट अगर दर्ज हो तो वो जमसर थाने से संपर्क कर सकता है। उसके बाद से पुलिस इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है। ना तो किसी थाने से कोई फोन आता है, ना ही कोई व्यक्ति थाने में जाता है और उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ पूछताछ करता है। जैसे ही 10 दिन का समय गुजर जाता है, इधर जंगसर थाने से लगभग 400 किलोमीटर दूर बनासकांठा जिले के अंतर्गत एक जंगसर थाने से कांटेक्ट करती है एक थानेदार, और जंगसर थाने से पुलिस पूछताछ करती है कि आप लोगों को लगभग 10 दिन पहले एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला था, जिसका उम्र है लगभग 35 से 36 साल के आसपास। दरअसल इसी उम्र के एक व्यक्ति की गुमशुदगी का रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज कराई गई है। क्या आप लोग उसका एक फोटो भेज सकते हैं? है ना। थाने का पुलिस जब इस तरह की बातें जंगसर थाने से कहती है तो जंगसर थाने की पुलिस उस व्यक्ति का एक फोटो उस थाने को भेजती है। इधर फोटो जैसे धनाक थाने को पहुंचता है, उस फोटो को देख करके पहचान लेती है। दरअसल मरने वाले व्यक्ति का नाम शंकर पटेल है। शंकर जो धनाक थाने के अंतर्गत चौपटा गांव के रहने वाला है। शंकर की पत्नी का नाम भावना बेन। शंकर अपने 3 बच्चों के अलावा अपने माता पिता के साथ रहता है, जो खेती किसानी के साथ साथ अपने ही इलाके में लोगों का मकान बनाने का ठेका लेकर के काम करता है और अपने परिवार के साथ खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। 29 जून 2023 को रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास शंकर जब अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने घर वालों को यह कहकर के बाहर निकलता है कि मैं पिताजी से मिलने के लिए जा रहा हूं। लेकिन एक बार जब शंकर घर से बाहर निकलता है तो उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आता है। उसके घर परिवार वाले पूरी रात उसकी हर जगह पे तलाश करते हैं। अगले दिन सुबह तक जब हो जाती है, जब शंकर घर पे नहीं आता है, तो शंकर की मां मीरा देवी नजदीकी थाने में जाती है और अपने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, बल्कि एक आश्वासन देकर के वो भेज देती है मीरा देवी को कि 1-2 दिन में वो शंकर वापस आ जाएगा। मीरा देवी तो घर तो आ जाती है, लेकिन 1-2 दिन तक शंकर जब घर पे नहीं आता है तो आखिरकार 2 जुलाई को फिर से मीरा उसी थाने में जाती है और तब जाकर के पुलिस शंकर की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद से पुलिस भी शंकर की हर जगह पे तलाश करती है। लेकिन 10 दिन के बाद जैसे शंकर का शिनाख्त हो जाता है कि इधर धना थाने की पुलिस भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शंकर यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर
भारू जिले के अंतर्गत जंगसर थाने में के पास कैसे पहुंच गया। पुलिस जैसे शंकर का शिनाख्त कर लेती है, उसके बाद से इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले शंकर के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब उस सीडीआर को चेक करती है तो आखिरकार उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर शंकर का आखिरी बार बातचीत होता है। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी शिव पटेल के नाम पर रजिस्टर्ड है। शिवा पटेल, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल के आसपास, जो कलश गांव के रहने वाला है। शिवा कोई और नहीं बल्कि शंकर का ही जिगरी दोस्त है, जो अंकलेश्वर में रहता है, मेटल का बिजनेस करता है। पुलिस शिवा के नंबर पर फोन करती है और उससे शंकर के बारे में पूछताछ करती है कि आखिरी बार शंकर तुमसे ही बात किया क्या, तुमसे शंकर की क्या बातचीत हुई थी। इस पे शिवा पुलिस वालों से कहता है कि साहब, शंकर मेरा दोस्त है और मेरा अक्सर उससे बातचीत होते रहता था। 29 तारीख को रात्रि के 9 बजे के आसपास मैंने सिर्फ इसलिए फोन किया था कि ताकि मैं उसका हालचाल जान सकूं। शिवा जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस को फिर से आकर के उसी जगह पर खड़ी हो जाती है जहां से इस केस की आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं निकलता था। लेकिन पुलिस भी अपने जिद पर उतर जाती है और इस केस की अब छानबीन करने के लिए शंकर की पत्नी भावना के मोबाइल नंबर का सीडीआर निकालती है। लेकिन पुलिस जब भावना के मोबाइल नंबर का सीडीआर चेक करती है तो उस सीडीआर में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल उस सीडीआर में एक ऐसा नंबर मौजूद था जिसपे भावना पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी और वह नंबर किसी और का नहीं था बल्कि शंकर के ही दोस्त शिवा का था। पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार शंकर की पत्नी भावना शिवा से इतनी देर बातचीत करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब शिवा के ऊपर शक चला जाता है। इसी शक के आधार पर पुलिस अब शिवा के साथ शंकर का भी मोबाइल नंबर का लोकेशन निकालता है। पुलिस जब दोनों के मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि 29 जून 2023 की रात्रि के वक्त शंकर और शिवा के दोनों के मोबाइल नंबर का लोकेशन एक साथ ही दिखाई देता है। जब दोनों का लोकेशन एक साथ दिखाई देता है तो पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि शिवा 29 तारीख को अपने गांव में आया था। दरअसल शिवा झूठ बोल रहा है। दरअसल इसी डिटेल्स के आधार पर पुलिस पूरी टीम के साथ अंकलेश्वर में पहुंचती है और शिवा को अपने कस्टडी में लेकर के थाने में जाती है और फिर शिवा से शंकर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। तो शिवा इस बार भी पुलिस वालों को यही जवाब देता है कि साहब, 29 तारीख को मैं अपने घर पे ही आया था। लेकिन शिवा जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस वाले शिवा के मोबाइल का लोकेशन का डिटेल उसके सामने रख देती है। जैसे ही डिटेल सामने होता है तो शिवा से पूछताछ होती है तो शिवा के सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा और आखिरकार मजबूर होकर के शिवा अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन शिवा जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसके सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता। शंकर और भावना की शादी आज से लगभग ठीक 14 साल पहले होती है। भावना जब शंकर से शादी कर अपने ससुराल में जाती है, अपने पति के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करती है। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, शंकर के 3 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक बेटी और 2 बेटा। बड़ी बेटी का उम्र लगभग 7 साल, दूसरे बेटे का उम्र लगभग 4 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 2 साल। शंकर अपने परिवार का खर्चा वर्चा चलाने के लिए खेती किसानी का काम करता था और साथ ही साथ अपने इलाके में लोगों को घर बनाने का ठेका भी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, शंकर के पिता का उसके बाद उसके पिता इधर उधर घूम नहीं पाते। जैसे शंकर लोगों का घर बनाने का ठेका लेना शुरू करते हैं, इसी सिलसिले में एक दिन शंकर की मुलाकात शिवा से होती है। शिवा, जो कलश गांव का रहने वाला है लेकिन अंकलेश्वर में रहकर वो मेटल का बिजनेस करता है, शादीशुदा नहीं है, अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। शंकर और शिवा का जब मुलाकात होती है, दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से शिवा अक्सर शंकर के घर आना जाना शुरू करता है। लेकिन एक दिन जब शिवा शंकर के घर पे जाता है और जब उस पहली बार उसकी पत्नी भावना को देखता है तो भावना के देख करके वो पहली नजर में उसे अपना दिल ले बैठता है। उसके बाद से शिवा जब भी शंकर के घर पे जाता है, उसकी पत्नी की तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखता है। इस तरह से जब भावना की तरफ देखता है तो उसे देखकर भावना को भी समझने में देर नहीं लगता कि आखिरकार शिवा चाहता क्या है। दरअसल भावना को कहीं ना कहीं शिवा की पसंद कर लेती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, दोनों एक दूसरे से भावना अपना नंबर शिवा को देती है और उसके बाद से भावना और शिवा के बीच बातचीत फोन के जरिए शुरू हो जाता है।
बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे भावना और शिवा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से यह शिवा भावना से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाना शुरू कर देता है। लेकिन अब वह शिवा भावना के घर पर जाता है जब उसके पति शंकर घर पे नहीं होता। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं, उसके बाद से शिवा भावना के ऊपर ढेर सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। इधर भावना भी शिवा से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू करती है। लेकिन इधर भावना के जब भी उसके पति से झगड़े तकरार शुरू होता है, भावना यह सारी बातें शिवा से शेयर करने लगती है। भावना शिवा से कहती है कि मेरा पति हर छोटी मोटी बातों के लिए मेरे साथ झगड़े तकरार ही नहीं करते, बल्कि मुझे मार पिटाई भी करता है। लेकिन भावना जैसे इस तरह की बातें शिवा से कहती है, तो शिवा भी भावना से कहती है कि तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि शंकर मेरा दोस्त है और हम उसे प्यार के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, 28 जून 2023 को छोटी सी बात को लेकर के शंकर और उसके पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है और शंकर उस दिन अपनी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई कर देता है। उस दिन जब पिटाई करता है तो इस बात से भावना इस कदर से नाराज हो जाती है कि तुरंत ही शिवा के नंबर पे फोन करती है और कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। भावना जब इस तरह की बातें शिवा से कहती है, तो शिवा भी भावना को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना, पति के साथ, तुम उसे छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। लेकिन शिवा जब इस तरह की बातें भावना को समझाता है, तो भावना उसे जवाब देती है कि मैं अपने पति के किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे सास ससुर काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। अगर मैं अपने सास ससुर को, अपने पति को छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाती हूँ, तो समाज में मेरी काफी बदनामी हो जाएगी। लेकिन सच यह भी है कि मैं अपने पति के साथ रह नहीं सकता। जैसे इस तरह की बातें कहती है, तो शिवा कहते कि तुम ही बताओ मैं तुम्हें क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। इस पर भावना सीधा शिवा को सुझाव देते हुए कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। उसके बाद से हम दोनों एक ही नहीं हो जाएंगे, बल्कि बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करने लगेंगे। भावना जैसे इस तरह की बातें शिवा से कहती है, शिवा भी भावना की बातों में इस कदर से अंधा था उसके प्यार में कि ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है तुरंत ही। 28 जून 2000 जब भावना के पति से झगड़ा तकरार शुरू होता है, इसी के बहाने भावना अपने तीनों बच्चों को लेकर के मायके चली जाती है। इधर शिवा अब अपने शंकर को इस दुनिया के हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। अगले दिन 29 तारीख को दोपहर के वक्त शंकर के नंबर पे फोन करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं, दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इधर शंकर भी शिवा से मिलने के लिए चल बैठता है और दोपहर के आसपास का शिवा अपने अंकलेश्वर से रवाना होता है और वहां से शंकर के गांव में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही गांव में रात्रि के करीब 9:30 बजे आसपास पहुंचता है, शंकर के नंबर पे फिर से